हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड लेसन नंबर 2 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर द क्लास 12th केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? कोई चीज जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोड के साथ डील करे। केमिस्ट्री जहां पे हम लोग उसके ऊपर केमिस्ट्री अप्लाई करें। तो देखिए इस चीज को स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन पहले क्लास 11 से एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाम था उसका रेडॉक्स रिएक्शन। टॉपिक का नाम था रेडॉक्स रिएक्शन। आप सबने बहुत अच्छे से किया हुआ है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या था? रेडॉक्स वो रिएक्शन थी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाए। जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, दोनों साथ साथ हो जाए। अब ऑक्सीडेशन को हम क्या मान लेते हैं? देखिए एडिशन, यहां पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वहीं पे रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दैट इज द मेन डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन तो ये डेफिनेशंस हैं। अब देखिए एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल किया था कि भाई कॉपर है, उसके साथ में जिंक भी है। ठीक है, कॉपर अपने 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिंक अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, एंड इट गेट चेंज टू Cu, और प्लस में क्या आ गया मेरे पास? Zn2 पॉजिटिव। प्लस में क्या आ गया? Zn2 पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगा? दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? ये देखिए यहाँ पे कॉपर की क्या हो रही है, अगर आप देखें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि जिंक में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम दिया जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। जिस एलिमेंट की, जिस सब्सटेंस की, जिस कंपाउंड की क्या हो रही है वहां पे रिडक्शन, उसे क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दे आर ऑपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिनकी भी इस तरह से रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हुई है, तो उसे आप नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि देखिए कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, कॉपर की रिडक्शन हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ जिंक, तो इसलिए जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिंक की क्या हुई है? रिडक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से हुई है जिंक की ऑक्सीडेशन? कॉपर। तो इस वजह से कॉपर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। देखिए रिडॉक्स मेरे ख्याल में आप लोग को क्लैरिफाई हो गया, जो जो चीजें आप लोगों ने क्लास 11 में की थी। अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग जो रिडॉक्स को बाद में देखते हैं, पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ जाती है कि 2 टर्म आ गई, सॉरी। एक सब्सटेंस होता है कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज द इंसुलेटर्स। एक हमारे पास क्या आगे? कंडक्टर्स, और सेकंड क्या आगे? इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को हर हाल में कंडक्ट करेंगे, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते होते। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया कि कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ऐसी बात नहीं है, इनके बीच में एक कैटेगरी हो जाती है, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में आते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। मतलब इनकी जो है दोनों के बीच में आ जाती है, मीडियम रेंज में आ जाती है कंडक्टिविटी जब हम लोग बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो हमारे पास में कंडक्टर हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टर। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टर, 2 तरह के कंडक्टर्स हैं। एक आगे मेरे पास में मेटेलिक कंडक्टर्स, और सेकेंड आगे मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एक आगे मेरे पास में मेटेलिक कंडक्टर्स, और सेकंड आगे मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स ऑब्वियसली बात है जो किसकी बने होंगे? मेटल्स के बने होंगे। जैसे कॉपर के कंडक्टर्स आगे, जैसे आपके आयरन के कंडक्टर्स आगे, इस तरह से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्या स्टडी करना है? सॉल्यूशन। तो देखिए जब मेटल्स का कोई कंडक्टर बनेगा तो ऑब्वियसली बात है हम लोग उसको क्या नाम देंगे? मेटेलिक कंडक्टर।
क्या नाम देंगे आप उसे, मेटेलिक कंडक्टर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मेटेलिक कंडक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, लेकिन किसकी, मेटेलिक की। सबसे फर्स्ट आ गया नेचर ऑफ मेटल। द फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल से क्या मतलब है कि देखिए कुछ मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फटाफट पास ऑन कर देती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर्ली पास ऑन अपने अंदर से नहीं करती। तो ये आ गया नेचर। फिर उसका डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए जो जिस मेटल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर कंडक्टेंस होंगी। तो जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगी, कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा आएगी। थर्ड बात करें तो डेंसिटी की आ गई। नेक्स्ट बात करें डेंसिटी की। देखिए कुछ मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है और कुछ मेटल्स की डेंसिटी बिल्कुल ही लो होती है, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस होती है उनके केस में ज्यादा होती है जिनके केस में डेंसिटी लो होगी, यानी जिन मेटल्स के केस में डेंसिटी जितनी लो होती जाएगी उतनी ज्यादा उसके अंदर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल सिल्वर की डेंसिटी कॉपर की कंपैरिजन में कम होती है, तो इसी वजह से सिल्वर जो होती है वो ज्यादा बेटरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती होती है। अब नेक्स्ट बात करें, नंबर 4 आ गया टेम्परेचर। नंबर 4 फैक्टर इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के, जैसे भाई एग्जांपल कोई सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, उस सॉल्यूशन से मुझे कंडक्टेंस निकालनी है। देखिए दो तरह के हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर मैंने NaCl ऐड किया। अब NaCl ऐड किया तो एक तरह की कंडक्टेंस आएगी। वहीं पे अब NaCl की जगह पे मैंने दूसरे में मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड का, तो यहाँ कंडक्टेंस क्या आएगी, दूसरी आएगी। तो देखिए जब मैं दोनों में से दोनों का सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली NaCl वाले के केस में ज्यादा होगी, क्योंकि NaCl जो है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन कौन से वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले कंडक्टेंस को समझने से पहले टर्म को समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सब्सटेंस आयनाइज हो जाएंगे, दो सब्सटेंसेस व्हिच गेट आयनाइज इन वाटर। जो पानी के अंदर सब्सटेंस आयनाइज हो जाए, डिसोसिएट कर जाए, टूट जाए, उन्हें आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो मैंने क्या बताया, आयनाइज होंगे, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से टूट जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उनको आप क्या नाम देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएंगे। और जो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको आप नाम देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या आ गया, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है ना, सारे के सारे, या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉल्ट NaCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे, वीक एसिड, जैसे आ गया CS3COH, या वीक बेस आ जाएगा, जैसे एग्जांपल आ गया NH4OH, या फिर एग्जांपल क्या आ जाएगा, इनका सॉल्ट आ जाएगा, जैसे एग्जांपल आ गया CH3COONH4। इस तरह से तो ये सारे के सारे आपके क्या बन गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जबकि इधर वाले सारे के सारे आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाने के बाद पूरी तरह से क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या आगे स्ट्रॉन्ग और दूसरे के आगे वीक। आई होप ये चीज आप सबको क्लैरिफाई हो गई। अब बात करते हैं आगे इनके सॉल्यूशंस की। तो जब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे, जो वाटर के अंदर आप डिसोल्व करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, और वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे आप क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे तो हम उसे नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब देखते हैं कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए फर्स्ट फैक्टर तो आई थिंक आप सबको क्लैरिफाई हो गया। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे, कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, या इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका
वीक है, इस चीज से हमारे पास क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन असली जो फैक्टर आ जाते हैं वो यहां से आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट से। नंबर 2, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास दो तरह के आ गए। कैसे? एक तो मेरे पास में है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा मेरे पास में क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हमें पता है कि जितनी भी सॉल्युबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट्स की आएगी वो किसके आएंगी, पोलर सॉल्वेंट के अंदर आएगी। तो यानी जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में चेक करेंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब पोलर में भी बहुत सारे पोलैरिटी आ जाते हैं, किसी की पोलैरिटी कम, किसी की पोलैरिटी ज्यादा। जैसे वाटर की पोलैरिटी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर से कंडक्टेंस भी क्या होगी, काफी ज्यादा आएगी, है ना। तो इस तरह से डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सेकंड फैक्टर के ऊपर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फैक्टर की, तो नेक्स्ट फैक्टर में मेरे पास आ गया साइज। नंबर 3 क्या आ गया, साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन जो इलेक्ट्रोलाइट से बना। देखिए जब आप छोटे बच्चे होते हो तो छोटे बच्चे को हर कोई क्या करता है, गोदी में उठाता है और उसको घुमाना शुरू कर देता है ना। यानी छोटा बच्चा और जो गोदी में उठाते होते हैं, मान लीजिए बहुत सारी लेडीज हैं छोटे बच्चे को ऑब्वियसली गोदी में लेके घुमाने लग रही हैं, एक से छोटा दूसरे पे, दूसरे से छोटा तीसरे पे। तो अगर हम सारी लेडीज को क्या कंसिडर करें, वाटर मॉलिक्यूल और उस बच्चे को क्या कंसिडर किया जाए, आयन, तो ऑब्वियसली छोटे आयन को ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर करेंगे, लेकिन बड़े साइज के आयन को कम वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर करेंगे। तो यानी जो कंडक्टेंस है यहाँ पे, कंडक्टेंस जो है यहाँ पे वो साइज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, साइज ऑफ आयन। यानी जब साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी कम लगे, जब वाटर मॉलिक्यूल कम लगे तो ऑब्वियसली अटैच हुए इसके ऊपर तो ऑब्वियसली उसकी जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हुई, काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से साइज ऑफ आयन के ऊपर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब बात करें नंबर 4, नंबर 4 आ गया फैक्टर टेम्परेचर जस्ट लाइक द मेटेलिक कंडक्टेंस। देखिए यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है सीन, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हुई थी, लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली बढ़ती चली जाएगी टेम्परेचर के साथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बॉन्ड जो होंगे वो वीक होकर टूटते जाएंगे। जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतने आयन ज्यादा बनेंगे, जितने आयन से ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस भी वहां पे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया हमारे पास में, कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, जो कंडक्टेंस है वो, देखिए अगर कंडक्टेंस जो है, जो अगर मान लीजिए आपका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्यूशन क्या आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो आयंस होंगे बड़ी मुश्किल से अटैच हो के वहां से बाहर निकलेंगे, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे बड़ी मुश्किल से, तो कंडक्टेंस क्या होगी आपकी, वहां पे सॉल्यूशन की बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप कम करेंगे, क्योंकि आप पानी बढ़ाओगे आयंस फ्री हो जाएंगे, आयंस फ्री होंगे कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से दोनों के दोनों कंडक्टेंस क्या है, डिपेंड कर रही है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। तो यहां अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए यहां अब एक टर्म आ जाती है, आप लोगों ने क्लास लोअर क्लासेस में देखी हुई होगी कि जब हम किसी सॉल्यूशन से करंट को पास आउट करते हैं तो ऑब्वियसली उसको गर्म कर देता है, हीट अप कर देता है, यानी हीटिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस चीज को समझने के लिए पहले हम ये पढ़ते हैं जो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स ने ये बोला था कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है, क्या पहले तो रेजिस्टेंस होता क्या, मान लीजिए आपके पास एक कार है, कार बगैर किसी प्रॉब्लम के सीधी सीधी चली जा रही है, लेकिन फिर जैसे स्पीड ब्रेकर आएगी कार की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी। कार की स्पीड क्या हो जाएगी, वहां पे स्लो हो जाएगी। अब कार की अगर स्पीड वहां पे स्लो होने लग रही है तो ऑब्वियसली बात है उसका मोशन क्या होगा, इतना ज्यादा नहीं आ पाएगा वहां पे, है ना, बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स। तो ये क्या चीज है, जो स्पीड ब्रेकर बीच में आने लग रहे हैं, दे आर द रेजिस्टेंस। ये जो स्पीड ब्रेकर बीच में आ रहे हैं ये सभी के सभी क्या चीज है, रेजिस्टेंस। क्या चीज है, रेजिस्टेंस। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गया। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ को पहले स्टडी करते हैं। ओम्स ने ये बोला था कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करेंगे, मान लीजिए आपके पास दो बैटरी के पोल्स हैं, एक ये पोल है एक पोल है, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस बैटरी के पोल में और इस बैटरी के पोल में जितना पोटेंशियल का गैप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना भी क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उतना ही क्या होगा वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा।
यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आई, और जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या हमारे पास कांस्टेंट आ गया आर। आर क्या मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। आर का मीनिंग क्या है यहाँ, रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का, किसी भी मेटल का जो मैं देखने लग रहा हूं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करने लग रहे हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। उन फैक्टर्स में जो हमारे पास आ गए, देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर आया नंबर 1 क्या आ गया, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस कि भाई रेजिस्टेंस जो है हमारा उसकी लेंथ क्या है। जो लेंथ ऑफ, देखिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सेकंड फैक्टर आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, दो मेन फैक्टर और दो मेजर फैक्टर तो हमारे पास यही हैं जो केमिस्ट्री के अंदर रोल प्ले करते होते हैं। देखिए फिजिक्स में तो और भी आ जाते हैं, टेम्परेचर भी आ जाएगा और भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल केमिस्ट्री के ऊपर ही फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वैसे मैं लिख ही देता हूँ। देखिए नेक्स्ट आ गया नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्या आ गया, नेचर ऑफ मटेरियल के भाई मटेरियल का नेचर क्या है। कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर फैक्टर नंबर 4 की बात करें तो फैक्टर नंबर 4 आ गया था टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी वजह से कंडक्टेंस क्या हुई थी, कम हुई थी, मेटेलिक कंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो केमिस्ट्री के अंदर है वो दो ही फैक्टर काम के हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जब सॉल्यूशन फिल करेंगे तो किसी टेस्ट ट्यूब में या सेल बना के करेंगे। उस सेल की अपनी एक लेंथ भी होगी और उस सेल का अपना एक एरिया भी आएगा, जिसे हम डायमीटर से कैलकुलेट करेंगे, रेडियस से। तो इसी वजह से मैंने क्या कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लेंथ के, लेकिन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे यू हैव टू पुट अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट आप यहाँ पे लगाएंगे उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, दैट इज रेजिस्टिविटी। रो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ठीक है, इज इक्वल टू एल अपॉन में ए। अब यहाँ जो L अपॉन में A हमारे पास में आया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेल कांस्टेंट। हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, सेल कांस्टेंट भी नाम देते होते हैं। क्या नाम देते हैं, सेल कांस्टेंट। यानी अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये मेरे पास में चीज आ गई। अगर मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं, रो की वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे क्या लिखूंगा कि भाई R इंटू में A अपॉन में L। ऑब्वियसली मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके A को इधर ले आता हूँ, L को यहाँ ले आता हूँ, तो मेरे पास ये बचेगा नेट फैक्टर रेजिस्टिविटी। अब एक नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास में, नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास में कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टर्म आ गई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब जो कंडक्टिविटी है आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं K के साथ में। अब जो कंडक्टिविटी है ऑब्वियसली बात है वो रेजिस्टिविटी के क्या होगा, इनवर्स ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही होते हैं, 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी के। अब ये एक दूसरे के इनवर्स में आएंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं K इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1 अपॉन में आ रही है तो 1 अपॉन में R इनटू में फिर से क्या बन जाएगा L अपॉन में A, है ना। तो यहाँ L अपॉन A को हमने क्या माना है सेल कांस्टेंट। क्या कंसीडर किया हमने इसको, सेल कांस्टेंट, जिसको कुछ बुक्स G स्टार के साथ रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बुक्स इसको CC के साथ ही लिख देती हैं, सेल कांस्टेंट के नाम से, CC के साथ में ही रख देगी नाम से, अलग से वो कुछ नहीं करते होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पे कंडक्टिविटी का। अब कंडक्टिविटी अगर मैं देखूं तो अल्टीमेटली K इज इक्वल टू 1 अपॉन में R इंटू में L अपॉन में A। ये मेरे पास बन गया। मैं इसकी यूनिट्स देख लेता हूँ। यूनिट्स रेजिस्टेंस की क्या है, 1 अपॉन में ओम, लेंथ की यूनिट क्या है सेंटीमीटर, एरिया की क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैंसिल। तो क्या यूनिट बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए ओम इनवर्स जो होता है वो साइमन के इक्वल भी होता है, तो इसी वजह से साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट्स बन सकती हैं। तो यूनिट्स आ गई हमारे पास में दो, एक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और दूसरी आ गई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई। इसी जो कंडक्टिविटी K से हमने दिखाई है, कुछ बुक्स इसको कंडक्टिविटी ना लिख के तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी लिखती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही आपकी नॉर्मल कंडक्टिविटी है। यहीं पे एक टर्म आ जाती है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी। यहीं पे एक टर्म आ गई हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m के साथ में। देखिए कुछ बुक्स ऐसे दिखाती हैं और कुछ बुक्स इस तरह से लैम्डा को बनाती है लैम्डा m।
ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई। देखिए अब मतलब कंडक्टिविटी की एक टाइप है, एक और तरह की कंडक्टिविटी हमारे पास आ जाती है जिसका नाम होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक हमारे पास में आ गई मोलर कंडक्टिविटी और एक हमारे पास में आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको लैम्डा ई क्यू के साथ में हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो दो तरह की कंडक्टिविटी आ गई मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज डिफाइंड एज conducting power of solution when the concentration of solution is unity। जब कॉन्सेंट्रेशन क्या सॉल्यूशन की यूनिटी का रखिए। अब कॉन्सेंट्रेशन में अगर मैं मोलैरिटी टर्म लिखूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी, और अगर नॉर्मेलिटी टर्म लिखूंगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब जो ये मोलर कंडक्टिविटी होती है, याद रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा देन हमारे पास में क्या आएगा? K अपॉन में C। K क्या चीज है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। K क्या चीज है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारा सॉल्यूशन होता है लीटर के अंदर, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ 1000 तो अपॉन में C। ठीक है, दिस इज द नेट फॉर्मूला जो हमारे पास आ गया। यूनिट्स अभी देखते हैं एक साथ दोनों की। अब अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो लैम्डा EQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। हियर C मींस द नॉर्मेलिटी। यहाँ पे C का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी। यहाँ C का मतलब क्या था? मोलैरिटी। ठीक है, तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू K अपॉन में N। N क्या आ गया हमारा? नॉर्मेलिटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे C का मतलब मैं फिर भी लिख देता हूँ नॉर्मेलिटी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड क्योंकि ये रेयर ही यूज होने वाली चीज है। ठीक है, लैम्डा EQ, तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू में 1000, क्योंकि जो मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करने लग रहा हूँ इट इज नियर अबाउट टू द कितना है? नियर अबाउट टू द 1000 ml। अब थोड़ा सा यूनिट्स की तरफ भी ध्यान देते हैं। अगर हम लोग बात करें यूनिट्स की तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए इसको देखना। यहाँ से देखिए, अगर यूनिट्स की बात की जाए तो दोनों के जो सिंपल फॉर्मूले आ गए, दैट K इंटू में 1000 अपॉन में M मतलब C, यहाँ पे लैम्डा M बन गया, और यहाँ पे लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में? नॉर्मेलिटी। अब देखिए जो 1000 है, 1000 किस वजह से आया? मैंने बताया था 1 लीटर में कितने आते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम सेंटीमीटर क्यूब मान लेता हूं मैं। तो यानी कि मेरे पास में अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा कि सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, इसको मैं लिखूंगा 1000 के लिए। तो यानी मेरे पास में क्या बन गया? K इंटू में सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, और K की यूनिट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, क्या थी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से कैंसिल करा तो मेरे पास में क्या बचा? सेंटीमीटर स्क्वायर बचा सर। अपॉन में क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अब EQ की अगर मैं बात करूं, लैम्डा EQ इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू में सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास में आ गया। लीटर से मैं लीटर को कैंसिल कर देता हूं, यहां से यहां पे कैंसिल हो जाएगा। जो मेरे पास यूनिट बनी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहां से जो मेरे पास में यूनिट बची लैम्डा EQ के साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, सॉरी स्क्वायर इनवर्स। तो ये मेरे पास में यूनिट्स बच गई। यूनिट्स आ गई लैम्डा M की। अब साइमन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी इसकी यूनिट बन सकती है। इसी तरह से यहाँ पे भी लैम्डा EQ की यूनिट्स बन सकती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये भी आप यूनिट लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो कहीं पे, अगर न्यूमेरिकल में, या कई बार आप लोग को न्यूमेरिकल में ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अब आगे इफेक्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करनी है आप लोग को कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की, उस चीज को मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए सबसे पहला पार्ट आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों ने शायद फिजिक्स में किया भी होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या आ जाता है? मेरे पास में 4 रेजिस्टेंसेस आ जाते हैं। जैसे ये आ गया मेरे पास में R1, ये आ गया R2, ये मेरे पास आ गया R3, और ये मेरा बन गया R4। R2 को मैंने अननोन रेजिस्टेंस बना लिया।
अननोन रेजिस्टेंस बना दिया, तो आप इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4, कुछ इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और R2 जो मेरा अननोन है, मैं उस अननोन रेजिस्टेंस को इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, ये तो बात होगी फिजिक्स की। लेकिन अगर थोड़ा सा नेटवर्क का एकदम से ग्लिच आ गया तो कुछ बीच में, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, दोबारा से देखें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वेस्टर्न ब्रिज जो था, मैंने क्या किया, वहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस जो मेरा R1 अपॉन में R2 मेरे पास आना था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4 जो आना था, उसमें से जो मेरे पास में R2, मैंने क्या किया, वहां पे एक सेल कनेक्ट कर दिया। सेल की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो बाय पुटिंग दिस फार्मूला आई कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। मैं यहाँ से आराम से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, जो मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जैसे मेरे पास आ जाएगा, मैं उससे K निकालूंगा। K क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और K से फिर मैं किस चीज की वैल्यू निकालूंगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, और सॉरी मोलर कंडक्टिविटी की। सिमिलरली हियर मैंने यहाँ पे ब्रिज, मीटर ब्रिज के साथ में जब एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरा एक रेजिस्टेंस तो नॉन था और दूसरा रेजिस्टेंस मेरे पास में अननोन था। तो मैंने इस अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे क्या कनेक्ट कर दिया, अपना सेल कनेक्ट कर दिया। इस अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, अपना सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेल कनेक्ट करने के बाद में अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से जो वायर का डिस्टेंस आया, देखिए यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पे आप साउंड सुनते हैं, साउंड चेंज। तो अब A और B आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, B और C आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस नॉन है R, दूसरा रेजिस्टेंस क्या, अननोन है। यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ, लेंथ देखनी होती है हमें, लेंथ ऑफ वायर AB जो मेरे पास में आ रही है, अपॉन में लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर BC। तो मैं दो चीजें देख लूंगा। तो यहां से मेरे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है, ये मेरा X क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। इस अननोन रेजिस्टेंस की हेल्प से मैं इजीली क्या कर सकता हूं, सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस से फिर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से मैं उसकी क्या कैलकुलेट करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखते हैं, ये चीज तो क्लैरिफाई होगी कि सेल जो है, अननोन सेल्स का हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन सेल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो सेल है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। पहले इनकी कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ही देखते हैं कि क्या आने लगा। देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज वेरिएशन ऑफ conductance, variation of conductance with concentration of solution, with concentration of solution। अब अगर मैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस की बात करूं विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, हमेशा ध्यान रखना, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने इस सॉल्यूशन में अब क्या किया, पानी ऐड कर दिया, वी आर पुटिंग वाटर इन इट। वाटर ऐड करने के फिनोमेनन को हम क्या नाम देते हैं, डाइल्यूशन। क्या नाम देते हैं आप उसे, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करता हूं, अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन, या फिर ये बोल सकते हो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, या तो मैं डाइल्यूशन करूं या कॉन्सेंट्रेशन को मैं कम करूं, दोनों में से कुछ भी करता हूं, तो जो मेरे K की वैल्यू है, K का मतलब क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, हाँ जी डिक्रीज हो जाएगी। यानी जैसे जैसे मैंने पानी ऐड किया सॉल्यूशन के अंदर, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, K की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। जबकि अगर मैं बात करूं इसी के तरह से जो लैम्डा m की वैल्यू है, जिसे आपने क्या नाम दिया था, मोलर कंडक्टिविटी, क्या नाम दिया था, मोलर कंडक्टिविटी। ये जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की, वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन खास बात क्या है, दोनों का रीजन एक ही है, दोनों का रीजन एक ही है, क्या है कि अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस
पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होते चले जाएंगे, वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। इसी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या हुई है, इंक्रीज, एंड मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू हुई है वो क्या हुई है, डिक्रीज। अब इस चीज को फर्दर इफेक्ट जो है, जो फर्दर इफेक्ट है डाइल्यूशन का, फर्दर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन mainly explained on the basis of Debye-Ökl-Onsager इक्वेशन। यानी अगर मेरे को फर्दर इफेक्ट देखना है डाइल्यूशन का, अगर मुझे डाइल्यूशन का फर्दर इफेक्ट देखना है तो मैं उसे किस बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा, डी-बाय-अकल-ऑन-सागर इक्वेशन के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे डी-बाय-अकल-ऑन-सागर इक्वेशन क्या है, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट ऑफ c। ये है आपकी डी-बाय-अकल-ऑन-सागर इक्वेशन। यहाँ पे लैम्डा m आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ लैम्डा m नॉट से क्या मतलब है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, दिस इज आल्सो मोलर कंडक्टिविटी, ये भी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। लेकिन ये वाली मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। और c क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन, c क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसी कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हम लोग इस मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर जो है देखने लग रहे हैं। और ए क्या चीज है, ए क्या चीज है हमारे पास में, ए क्या चीज है, कांस्टेंट, सिर्फ क्या है ए, यहाँ पे हमारे पास में कांस्टेंट। अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ग्राफिकली भी स्टडी करते हैं। देखिए अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली देखूं तो ग्राफिकली क्या आने लग रहा है इस इक्वेशन में कि भाई अगर कोई मेरे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये उसका ये लैम्डा m आ गया और इधर मैंने रूट ऑफ c बनाया, तो जो कर्व है वो नीचे की तरफ आती जाएगी। कर्व जो नीचे की तरफ जो यहां से आएगा वो क्या चीज है, लैम्डा m नॉट, क्योंकि ये क्या इंटरसेप्ट, देखिए मैं बता देता हूं किस तरह से बना, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट ऑफ c। लैम्डा m का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या बन गया आपका y, ये क्या बन गया mx, लेकिन साइन आगे आ गया माइनस का, तो मैं यहां लगा देता हूं प्लस mx प्लस में c। ये मेरी इक्वेशन बन गई जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y एक्सिस पे आप लैम्डा m रखेंगे और x एक्सिस के आप ऊपर रूट ऑफ c रखेंगे, जो मैंने वही चीजें की हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो c आने लग रहा है वो क्या चीज है, इंटरसेप्ट, c इज योर इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट जो आगे मेरी जहां से कर्व स्टार्ट हो रही है, और m क्या चीज है, स्लोप। तो स्लोप की जो वैल्यू आने लग रही है यहाँ पे मेरे पास में, स्लोप को ऐसे निकाला जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, क्या आ रही है वैल्यू, माइनस ऑफ a। स्लोप की वैल्यू क्या आने लग रही है वहां पे मेरे पास में, माइनस ऑफ a। तो इस तरह से हमने क्या है इसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए एक नई टर्म आ गई, वो नई टर्म आई है लैम्डा m नॉट। अब लैम्डा m नॉट को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो बोर्ड जनरली पूछता होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कोलार्श लॉ। हम देखिए यहाँ पे डी-बाय-अकल-ऑन-सागर इक्वेशन से जो मेरे पास में आया कि भाई लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट ऑफ c, ठीक है। कर्व भी आप सबने देख ली, यहाँ पे क्या आया था लैम्डा m, इधर क्या आया था आपका रूट ऑफ c, और स्लोप क्या गई थी ऐसे, ये किसके लिए थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व आपकी जाएगी इस तरह से। मान लीजिए अगर कर्व CH3 की COH की मेरी कुछ ऐसे बनेगी, तो यहाँ जो लैम्डा m आपने निकाला था वो कैसे निकालेंगे, k इंटू 1000 अपॉन में m करके, एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर मैं लैम्डा m नॉट की बात करूं तो लैम्डा नॉट को आप कैसे निकालेंगे, कोलार्श लॉ से। किसे कैलकुलेट करेंगे, कोलार्श लॉ से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, सी का मतलब क्या था, कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कोलार्श लॉ को, हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, कोलार्श लॉ को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए कोलार्श क्या कह रहा है, कोलार्श लॉ कहता है कि जब भी इनफाइनाइट डायलेशन हम लोग करेंगे,
जब भी हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion make its definite contribution towards conductivity। जो हर एक आयन है वो अपनी 100% कंट्रीब्यूशन देगा आगे कंडक्टिविटी के लिए। हर एक आयन ने अपनी 100% कंट्रीब्यूशन देनी है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल में मेरे पास में आ गया CH3COOH की मैं मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे खास बात क्या, साइन के आएंगे नोट में। तो आप यहाँ कैसे करेंगे, लैम्डा, तो अब देखिए ध्यान से कि अब मेरे पास में अगर CH3COOH है तो मैं उसकी वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, CH3COO नेगेटिव आयन प्लस में H पॉजिटिव आयन। अगर मैं बात करूं NH4OH की तो मेरे पास क्या है, लैम्डा m नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन एंड लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव आयन। देखिए अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशंस की, भाई कहाँ इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। सबसे पहले तो हम लोग इससे मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, infinite dilution के ऊपर मैं मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना। ये मेरी सबसे आसान और सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन आ गई, फर्स्ट वन। इसके बाद में इससे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यहाँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से क्या मतलब है, देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से मतलब है हम लोग अल्फा की वैल्यू, जो सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम लोगों ने किया था। अल्फा का मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कितना वहां पे ब्रेकेज आएगा, कितना टूटेगा और कितना नहीं टूटेगा। अब हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा MC अपॉन में लैम्डा m नॉट। देखिए लैम्डा MC तो यही फॉर्मूला आ गया, K इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी वाला जो C वाला हम लोगों ने अभी किया था 2 मिनट पहले। लैम्डा m नॉट आप कैसे निकालेंगे, कोलार्च लॉ से, जिसके न्यूमेरिकल मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं जस्ट 2 मिनट के बाद में। कोलार्च लॉ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं तो थर्ड एप्लीकेशन भी वैसे रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही जो लेसन नंबर 2 में क्या था, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हम इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट में निकाल सकते हैं, मतलब KD अगर याद हो कैसे, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, जो एप्लीकेशन नंबर 4 है, कि हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, जो हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कैसे वो देखिए ध्यान से। आपने अभी फॉर्मूला किया था लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में m, मतलब C मोलैरिटी जहां पुट करनी है। देखिए अगर मैं इसी चीज में यहाँ लैम्डा को कर दूं लैम्डा m नॉट और इधर ले आऊं m, तो K इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा m नॉट, और ये मेरी जो बन गई सॉल्युबिलिटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S के साथ। तो इस फॉर्मूले के साथ आप क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, कोलार्च लॉ की। देखिए बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पे कोलार्च लॉ के कुछ एक न्यूमेरिकल के, दोनों के दोनों NCERT बुक के न्यूमेरिकल है। और साथ ही साथ अगर मैं इसे काउंट करूं तो कम से कम भी अलग अलग बोर्ड्स के अंदर 8 टाइम्स आ चुका है, और ये अलग अलग बोर्ड्स के अंदर 3 टाइम क्वेश्चन आ चुका है कोलार्च लॉ से। देखिए और दोनों क्वेश्चन NCERT बुक से। हम देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं कि करना किस तरह से है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मुझे इस कंपाउंड की दे रहा है, इसकी दे रहा है और NaCl की दे रहा है। तो इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। लैम्डा m नॉट मेरे को जो प्रोवाइड किया CH3COONA का वो है 91.0, और लैम्डा m नॉट जो प्रोवाइड किया मुझे HCl का उसकी वैल्यू है 425.9, और लैम्डा m नॉट है जो मेरे पास में NaCl का उसकी वैल्यू आ रही है 126.4। क्या आ रही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट्स को छोड़ देते हैं,
अब देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी है, मतलब CH3COOH के आपका लैम्डा m नॉट कैलकुलेट करना है। देखिए इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए वो यही है, CH3COO, है ना। ये आपको कहां से मिल जाएगा, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन से मिल जाएगा। दूसरा आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव, ये भी आपको कहां से मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब ये हिस्सा कहां से मिलेगा, देखिए ये हिस्सा आपको यहां से मिलेगा, तो मैं इसका नेगेटिव हटा के क्या लगा देता हूं, Na, और ये H वाला हिस्सा आपको यहां से मिलेगा, किससे, HCl से। तो मैं यहाँ H पॉजिटिव हटा के क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। लेकिन मुझे दोनों के अंदर ना तो Na चाहिए ना Cl चाहिए, देखिए तभी मेरे पास ये बनेगा। ना तो मुझे Na चाहिए ना Cl चाहिए, तो मैं NaCl की वैल्यू को क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरा NaCl माइनस कर दिया। तो मेरे पास में जो CH3COONA की वैल्यू है वो है 91.0, HCl की वैल्यू है 425.9 और NaCl की वैल्यू है 126.4। मतलब मैंने वहां पे क्वेश्चन के अंदर क्या किया, जस्ट वैल्यूज को पुट कर दिया, नथिंग एल्स, और मेरे पास एक फाइनल आंसर निकल के आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डायरेक्ट आंसर मेरे पास में आ गया यहाँ पे इस वैल्यू का। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां देखिए थोड़ा सा हल्की सी चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट की हुई है यहां से। अब देखिए मुझे यहाँ पे जो मोलर लैम्डा m नॉट की वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो है NaI की। NaI की वैल्यू जो मुझे प्रोवाइड की है 12.69। उसके बाद लैम्डा m नॉट जो प्रोवाइड किया है मुझे किसका है, CH3COONA का, जिसकी वैल्यू क्या है 9.1 है, ठीक है। और लैम्डा m नॉट मुझे प्रोवाइड किया है मैग्नीज एसीटेट का CH3COONAMG, जिसकी वैल्यू है 18.78। और मुझे कैलकुलेट करना है लैम्डा m नॉट MgI2 का। देखिए तो MgI2 के अंदर अगर मेरे को MgI2 की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो क्या करें फिर हम, देखिए लैम्डा m नॉट ऑफ MgI2, लैम्डा m नॉट ऑफ MgI2 आ गया इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट मुझे चाहिए Mg2 पॉजिटिव, और साथ में मुझे क्या चाहिए, प्लस में 2। देखिए I2 है तो 2 आगे ले आऊंगा, लैम्डा m नॉट ऑफ I नेगेटिव, ये दो चीजें चाहिए। अब Mg वाला हिस्सा मुझे ऑब्वियसली इसी पार्ट से मिलेगा, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इसकी जगह पे CH3COO ट्वाइस Mg में ये हिस्सा लिख दूंगा। और दूसरी मुझे क्या चाहिए, I नेगेटिव वाला पार्ट, तो I नेगेटिव वाला पार्ट मुझे यहां से मिल जाएगा। तो लैम्डा m नॉट मेरे पास में क्या आ गया, NaI। लेकिन मुझे अब यहाँ पे क्या चीज चाहिए, ना तो मुझे ये हिस्सा चाहिए और ना ही चाहिए मुझे I, ठीक है। अब देखिए NaI से मुझे I डबल चाहिए, तो इसलिए मैंने ट्वाइस कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चीज नहीं चाहिए, मुझे जो चीज नहीं चाहिए इस वाले हिस्से से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, Mgi2 की। इस वाले हिस्से से मुझे ये नहीं चाहिए और यहाँ वाले हिस्से से मुझे I नहीं, यहाँ से मुझे Na नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ बचाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COONA माइनस करना पड़ेगा। लेकिन वहां एक समस्या है, मेरी तो ये वैल्यू 2 है और यहाँ से Na भी 2 निकल रहा है, तो मेरे को यहाँ ट्वाइस माइनस करना पड़ेगा। तो लैम्डा m नॉट जैसे मैंने वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है CH3COOMG की, मेरे पास में 18.78 प्लस में NaI की वैल्यू जो मेरी करी 12.69 और माइनस में ट्वाइस ये वाली वैल्यू, इसकी भी मुझे ट्वाइस करना है, माइनस में ट्वाइस ऑफ CH3COONA 9.1। जब मैंने सारी चीजों को सब कुछ कैलकुलेट किया तो आंसर मेरे पास में जो आया 25.9 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मीटर के अंदर हम लोग को यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो आई होप ये चीज आप सबको व्यूअर्स क्लैरिफाई हो गई है कि कोलार्स लॉ के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। अब हम कोलार्स लॉ के बाद में वापस जाते हैं उसी डी बाय अकल ऑन सागर इक्वेशन की एक दो एप्लीकेशन के ऊपर। देखिए वहां पे एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, देखो तो मेरे पास, क्योंकि देखिए डी बाय अकल, क्योंकि कोलार्स का तो इतना ही, इससे ज्यादा तुमसे आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा किसी भी तरह के। तो मैं अब वापस जाता हूँ मोलर कंडक्टिविटी टॉपिक के ऊपर। तो देखते हैं डी बाय अकल ऑन सागर इक्वेशन में जो हमने किया कि मैंने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट आप सबके साथ में डिस्कस किए। एक तो कौन सा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कौन सा डिस्कस किया मैंने आपके साथ में, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वापस उन्हीं चीजों पे देखते हैं। देखिए जो मेरे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वेरिएशन की अगर मैं उसकी वेरिएशन की बात करूं तो अब देखते हैं, क्योंकि मेरे पास में कंडक्टेंस के लिए
जो हमने डी बायो क्लोन सागर इक्वेशन के बेसिस पे देखा, एक मेरे पास में क्या आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक मेरे पास कौन सा आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड मेरे पास में जो आने लग रहा है वो सेकंड आने लग रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक आ गया मेरे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड कौन सा आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए पहले बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, काफी ज्यादा वीक है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर वीक, काफी ज्यादा वीक है। तो जैसे आपने वाटर ऐड किया इसके अंदर, जैसे डाइल्यूशन की आपने, वो डाइल्यूशन से बनाई थी हमने इक्वेशन, तो जैसे आपने डाइल्यूशन की तो नंबर ऑफ आयंस, तो मोर नंबर ऑफ आयंस आर फ्री। अब ज्यादा नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, फ्री होंगे, तो मोर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब कितनी कंडक्टिविटी होगी, किस चीज के बेसिस पे देखेंगे, अल्फा के बेसिस पे, ठीक है। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि भाई कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरे पास आने लग रही है, जिसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m नॉट, जिसको मैंने अभी बताया था, एक्सप्लेन किया था। लैम्डा mc आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, k इंटू 1000 अपॉन में m करके, और लैम्डा m नॉट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोलार्च लॉ से, ठीक है। जबकि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच के क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, इनके बीच के जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे आप इनकी डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएंगे, वीक। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकर, क्योंकि देखिए डाइल्यूशन के ऊपर ये पूरी तरह टूट चुके होते हैं। ऑन डाइल्यूशन they got completely ionized, वो पूरी तरह से आयनाइज हो चुके होते हैं। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्यों वीक होते जाएंगे, क्योंकि आप उनकी डाइल्यूशन करवा रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो वहां पे फिक्स है। तो एक टाइम ऐसा आएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स इट्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, जितना हो सकेगा उतनी वो कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, कंट्रीब्यूशन फॉर कंडक्टिविटी के लिए वो जितना हो पाएगा उतनी वो कंट्रीब्यूशन वहां पे कर पाएगा, जितनी भी हो पाएगा। और यहीं से वो टर्म आ जाती है हमारे पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, यहीं से टर्म आती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, जिसको हमने डेफिनेशन में कंसीडर किया है कोलार्च लॉ की, जिसे हम क्या बोलते हैं साथ में, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को हम लोग नाम देते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसी के बेसिस पे अब आगे देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। देखिए अब सारे के सारे जितना भी आज पार्ट किया है, आज उस सारे का हम लोग अब देखते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ पे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों कुछ एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, इनको किस तरह सोल्व करना है मोलर कंडक्टिविटी के साथ। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस मच कॉन्सेंट्रेशन, चलिए जी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू प्रोवाइड करती है 0.01 मोलर, टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर दिया जो कि किसी काम का नहीं है इसमें, एट रेजिस्टेंस भी दे दिया 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, मतलब जी स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है इफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलैरिटी सॉल्यूशन, मतलब के की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 0.146 into 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दैट मींस हम लोगों ने जी स्टार को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए k इज इक्वल टू 1/r इंटू में जी स्टार, जो कि क्या था सेल कांस्टेंट। तो k की वैल्यू क्या है 0.146 इंटू 10⁻³ और 1 में r की वैल्यू मेरे पास में क्या रही 1500 इंटू में क्या आ जाएगा जी स्टार। तो अगर हमें जी स्टार कैलकुलेट करना तो क्या करना पड़ेगा 0.146 इंटू 10⁻³ के अंदर मुझे क्या करना है 1500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 0.219
जी स्टार, और मेरी जो यूनिट आएगी क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए कितने आसान न्यूमेरिकल है, कुछ भी खास मुश्किल नहीं है। अब देखिए द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर, यानी फिर से सॉल्यूशन के अंदर मुझे क्या प्रोवाइड किया, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2 मोलैरिटी का KCl सॉल्यूशन है। टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर दिया 298 केल्विन, साथ में इन्होंने मुझे कंडक्टिविटी भी दे दी, यूनिट से पता लग रहा है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, यानी मुझे लैम्डा m निकालना है। क्या फॉर्मूला है, K इंटू 1000 अपॉन में m। अब K की वैल्यू जो प्रोवाइड करी है इन्होंने 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 0.2 मोलैरिटी का मेरा सॉल्यूशन है। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया अपॉन में 0.2, ये मेरे पास क्या आ गया लैम्डा m। और यहां से जो मेरे पास फाइनल में आंसर आने लग रहा है मेरा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मोलैरिटी दे दी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यस कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ही हम लोगों ने करनी है। तो जब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ पुट करके, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसको 0.025 अपॉन में 25, ठीक है। तो मेरे पास बन गया 25 अपॉन में 0.2, तो आंसर जो बनेगा करीब करीब आपका 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बन जाएगा। देखिए बड़े एक आसान सा न्यूमेरिकल है। अब देख रहे हैं क्या कहता है कि मेरे पास 0.05 मोलैरिटी का एक NaOH सॉल्यूशन है। डायग्राम बना लेते हैं कि 0.05 मोलैरिटी का NaOH सॉल्यूशन है, और उस टाइम पे उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आया है इस सॉल्यूशन में वो आई है वैल्यू 31.6 ओम, ठीक है। टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया इन्होंने, कितना आ गया 298 केल्विन टेम्परेचर आ गया। इफ द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज दिस मच अपार्ट, यानी एरिया की वैल्यू दे रहा है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.4, यानी लेंथ की भी बात कर रहा है 1.4 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 1.4 सेंटीमीटर, उसने लेंथ की बात कर दी। यानी यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू में G स्टार, यानी लेंथ अपॉन में एरिया। तो K की वैल्यू 1 अपॉन R, R की वैल्यू कितनी है 31.6, लेंथ कितनी है 1.4 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 3.8। तो मेरे पास यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो जब मैं यहाँ से K की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो K की वैल्यू आई है 0.248 के राउंड मेरे पास बन जाएगी। 0.248 इंटू 10⁻⁻² के करीब करीब मेरे पास में सोल्व करके आंसर आ गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा m। लैम्डा m कैसे निकालूंगा मैं, K इंटू 1000 अपॉन में m करने के बाद में, है ना। तो K की जो वैल्यू आई है 0.248 इंटू 10⁻⁻² इंटू में 10⁻+3, 1000 को मैंने 10⁻+3 रख दिया, और जो मेरे पास में मोलैरिटी आ रही है वो कितनी बनने लग रही है 0.05 मोलैरिटी मेरे पास में बनने लग रही है। तो यहाँ से जब मैं लैम्डा m की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है मेरे पास में लैम्डा m इज इक्वल टू 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए कितना कितना सिंपल से ये टाइप के न्यूमेरिकल है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल पे भी आगे ध्यान देते हैं इसके। देखिए बच्चों अब दो बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग फिर से बोर्ड से देखते हैं। क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.024 मोलर एसिटिक एसिड, यानी अब आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी 0.00241 मोलर आ गई है, ठीक है। और कंडक्टिविटी जो है वो वैल्यू यहाँ से आ रही है K इज इक्वल टू 7.896 इंटू 10⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये डिसोसिएशन लिखा, काफी कंजेस्टेड हो गया, सॉरी, लिखते टाइम मेरा ध्यान नहीं गया, डिसोसिएशन, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा m हम लोगों को कैलकुलेट करना है इफ लैम्डा m नॉट वैल्यू इज दिस। लैम्डा m नॉट की वैल्यू आ रही है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साथ में आपको kd की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी kd आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए kd को अगर कैलकुलेट करना है तो पहले अल्फा पता होना चाहिए हमें, है ना। हमें किस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, अल्फा की। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा,
तो अब सबसे पहले हम लोग के की वैल्यू गिवन है लैम्डा, पहले हम लोग लैम्डा एम निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, k इंटू 1000 अपॉन में m। अब जो k की वैल्यू है वो है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में क्या आ गया 1000, और जो मोलैरिटी हम लोग को प्रोवाइड की गई है वो है 0.00241। जब मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट करके आंसर आता है 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा। देखिए अल्फा के लिए आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी तो आपने निकाल लिया, कितनी आ गई 32.76 वैल्यू आ गई है, अपॉन में लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है जो 390.5 ये रही, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की गई है, और यहाँ से जो अल्फा सोल्व करके आया वो 0.0839 आ गया, 0.0839 के आसपास आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, केडी। अब केडी का फॉर्मूला क्या है, केडी का फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो सी की जो वैल्यू मेरे को प्रोवाइड की गई थी वो कितनी थी, 0.00241 अपॉन में 1 माइनस इंटू में अल्फा, अल्फा कितना 0.0839 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 0.0839, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वैल्यू है। ये वाली जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में 1 माइनस में मैं करूंगा, जब पूरी वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो 1.85 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास मेरा आंसर आ गया। पहले ही मैंने कैलकुलेशन कर दी थी ताकि वीडियो के टाइम पे टाइम वेस्ट ना हो। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतनी है, यानी कि इनडायरेक्टली सीधा सीधा लैम्डा एम नॉट की वैल्यू वो प्रोवाइड करने लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस एट लैम्डा एम की सॉरी जो मोलैरिटी की वैल्यू मुझे प्रोवाइड की गई है वो है 0.01 मोलर, है ना। एसिटिक एसिड गिवन दैट केडी, केडी की वैल्यू देने लग रहा है मुझे क्वेश्चन में 1.8 इंटू 10⁻⁵, यानी ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल डिटो इस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ से केडी से पहले क्या करता हूँ, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर्मूला लगाऊं और इस हिस्से को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, केडी अपॉन सी का रूट अगर मैं करूं तो अल्फा आ जाएगा। तो केडी की जो वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, सी की वैल्यू 0.01 मोलर दिया, और जब मैंने इनका रूट करके अल्फा की वैल्यू निकाली तो मेरे पास में अल्फा की वैल्यू आई है हाँ, अभी तो यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ एग्जैक्टली एक वैल्यू और मिसिंग है हमारे पास में, पहले उस वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, और वो मिसिंग वैल्यू क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मुझे लैम्डा एम नॉट तो प्रोवाइड कर दिया लेकिन लैम्डा एम प्रोवाइड नहीं किया, तो अल्फा को हम लोग कंपेयर कर लेंगे वहां पे फॉर्मूला को, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट मतलब सी के साथ में, इसकी तो वैल्यू मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 390.7, तो मैं इस इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर करने का मतलब है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.01 का क्या आएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x अपॉन में 390.7। अब आप क्या करें, पूरे का स्क्वायर कर दे दोनों साइड पे, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.01 अपॉन में x का स्क्वायर अपॉन में 390.7 इंटू 390.7 आ जाएगा। और जब मैं अब यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास आती है जो कैलकुलेट करके इट इज अराउंड 16.58 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई होप आप सबको व्यूअर्स ये न्यूमेरिकल्स क्लैरिफाई हो गए हैं। चलिए कुछ और एक दो न्यूमेरिकल इनमें ऐड ऑन करते हैं। हम देखिए व्यूअर्स, ये एप्लीकेशन नंबर 4 का क्वेश्चन है कोलाश लॉ की, जिसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना था, अगर याद हो सॉल्युबिलिटी। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर याद हो, मैंने वहां फॉर्मूला दिया था, क्या था, लैम्डा एम नॉट इंटू में k इंटू में 1000 अपॉन में s। s का मतलब क्या था यहाँ पे सॉल्युबिलिटी,
where S means the solubility, यानी हम लोग यहाँ पे solubility को कैलकुलेट कर रहे हैं। solubility indirectly कुछ बुक्स के अंदर solubility ना लिख के उसको molarity कंसीडर किया गया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। तो अब देखिए अगर मैं बात करूँ लैम्डा एम की, तो पहले लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा एम नॉट की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है 62.0, लैम्डा नॉट ऑफ Cl की वैल्यू है 76.3। ठीक है, तो जैसे मैंने दोनों को ऐड ऑन किया तो मेरे पास में नेट वैल्यू आ गई 138.3। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। अब देखिए, तो जैसे मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो 138.3 इज इक्वल टू के। अब मेरे पास जो के की वैल्यू है वो ये रही, कैसे पता लगा, इसके यूनिट से। ठीक है ना, तो देखिए ना क्वेश्चन में कंडक्टेंस ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में 298 केल्विन, और साथ में के की वैल्यू प्रोवाइड की गई है 1.386 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब मैं के की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 1.386 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में क्या आ गया 1000, अपॉन में एस की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो एस इज इक्वल टू 1.386 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ गया 138.3 के अराउंड मेरे पास में वैल्यू आ गई है। जब मैंने इन पूरी की पूरी वैल्यू को सॉल्व आउट किया तो मेरे पास में जो आंसर आया इट इज योर अराउंड 1.435 इंटू 10 raised to the power, sorry, this is not the answer, it is 1 मोटा मोटा 1 आ गया, 01 इंटू 10 raised to the power -5 मेरे पास में क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स। यानी मेरे पास डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी की एक तरीके से वैल्यू आ गई है। ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी को कुछ बुक्स जो हैं वो मोल पर लीटर में ना लेके किस में लेते हैं, ग्राम पर लीटर में, मतलब स्ट्रेंथ की टर्म में ले लेते हैं, स्ट्रेंथ की टर्म में ले जाते हैं। तो आप चाहे तो अगर उसको भी ऑप्शन में देख सकते हो, वहां पे आपने सिर्फ इतना सा करना है कि जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है, जिस भी सब्सटेंस की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं देखूं सॉल्युबिलिटी को फर्दर, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, तो जितने भी वैल्यू आई है हमारी एस की उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1.01 इंटू 10 raised to the power -5। और वहां पे Ag का मास कितना है 108 और Cl का जो मास है वो है 35.5। तो दोनों को टोटल करो तो 143.5 ग्राम मोल इनवर्स के आसपास बनेगी मेरे पास वैल्यू। तो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 143.5 ग्राम मोल इनवर्स के साथ में। ठीक है ना, अब तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, मोल लीटर इनवर्स था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मोल से मोल इनवर्स ग्राम पर लीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी 143.5 इंटू 10 raised to the power -5 ग्राम पर लीटर मेरे पास में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई है। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये न्यूमेरिकल भी क्लैरिफाई हुए हैं। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोग के पास में नोटिफिकेशन आती रहे नेक्स्ट वीडियोस की। थैंक यू व्यूअर्स।